जय हिंद दोस्तों। ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी के बिहार दरोगा टेस्ट में आपका स्वागत है। आज हम लोग होमवर्क सीरीज़ के डे 18 का एनालिसिस करेंगे। इससे पहले आपको बता दें, जो भी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किएंगे वो कर लेंगे, ताकि अपडेट आपको जल्द से जल्द पहुंच सके। तो आज का एनालिसिस हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत का पहला अंतर्ग्रहीय मंगल और चंद्रमा एनालॉग मिशन किस राज्य में शुरू किया गया। तो अगर हम एनालॉग मिशन की बात करें तो ये एक अंतर्ग्रहीय मिशन है जो मंगल और चंद्रमा के लिए है। अगर इस मिशन की शुरुआत की बात करें तो ये लद्दाख से स्टार्ट किया गया है। वहीं अगर हम इसरो की बात करें तो इसरो अपना जो मिशन है वो 3 प्रक्षेपण केंद्रों से जो है करता है। वो कौन कौन है? तो एक बेंगलुरु है, एक श्रीहरिकोटा है जो आंध्र प्रदेश में है, और एक तमिलनाडु के थूदुकोंडी से अपना प्रक्षेपण इसरो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसरो की स्थापना कब और किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई? अगर हम इसरो की बात करते हैं तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को होती है। और ये कौन सी पंचवर्षीय योजना हो जाएगी? ये चौथी पंचवर्षीय योजना हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो इसरो के वर्तमान अध्यक्ष की बात करते हैं वी नारायण बनाए गए हैं। अगर इससे पहले की बात करें तो एस सोमनाथ जो हो जाएंगे इस इसरो के अध्यक्ष। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो आज का दूसरा क्वेश्चन है, पेलोरिस डॉन मिशन के संबंध में गलत कथन को छाटिए। तो पहला कथन है, यह दुनिया का पहला निजी अंतरिक्ष मिशन था। तो ये सही है, क्योंकि ये निजी अंतरिक्ष मिशन था। दूसरा कथन है, इसे 10 सितंबर 2024 को लॉन्च किया गया था। तो ये भी कथन सही है, इसे 10 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया गया था। तीसरा कथन है, इस मिशन में 5 अंतरिक्ष यात्रियों ने पहली बार अंतरिक्ष में स्पेस वॉक किया। तो ये कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि 5 अंतरिक्ष यात्रियों ने नहीं, बल्कि 4 अंतरिक्ष यात्रियों ने पहली बार अंतरिक्ष में स्पेस वॉक किया था। तो तीसरा कथन गलत हो जाएगा। तो गलत कथन को बताना था वहीं, तो कथन 3 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आज का तीसरा क्वेश्चन है, भारत का पहला मानव युक्त मिशन जो है गगनयान मिशन को इसरो द्वारा कब लॉन्च किया जाएगा? तो अगर हम गगनयान मिशन की बात करें इसरो के, तो ये 2026 में लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मिशन चंद्रयान-4 कब लॉन्च किया जाएगा? अगर मिशन चंद्रयान-4 की हम लोग बात करें तो ये 2028 में लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतरिक्ष में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो ये 2035 तक लक्ष्य रखा गया है। अंतरिक्ष में भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन 2035 तक स्थापित करने की बात कही गई है। वहीं चंद्रमा पर मानव भेजने का जो मिशन है, इसका लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो ये 2040 तक रखा गया है। चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आज का चौथा क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों ने धरती के एक और चांद की खोज की है जिसे मिनी मून कहा गया है? तो अगर हम मिनी मून की बात करें तो ये किसने खोजा है? तो ये अमेरिका द्वारा खोजा गया है। और अमेरिका जो है, अमेरिका की जो अंतरिक्ष संगठन है, वो अपना प्रक्षेपण कैम्ब्रेल शहर यानी फ्लोरिडा से करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मिनी मून की खोज किस अंतरिक्ष संगठन द्वारा की गई? तो ये नासा द्वारा, जो अमेरिका का अंतरिक्ष एजेंसी है, नासा द्वारा खोजा गया है। पाँचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3D प्रिंटेड इंजन द्वारा संचालित दुनिया का पहला रॉकेट कौन सा है? तो ये 3D प्रिंटेड इंजन द्वारा दुनिया का पहला रॉकेट अग्निबाण है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, 3D प्रिंटेड संचालित रॉकेट को कहाँ और किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। और किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा? तो भारत के इसरो द्वारा ये लॉन्च किया गया है। छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो छठा क्वेश्चन है, इसरो द्वारा मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो इसरो द्वारा मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य जो है 2030 तक रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मिशन शुक्रयान कब तक भेजने का लक्ष्य रखा गया है? तो अगर मिशन शुक्रयान की बात करें तो ये 2025 तक भेजने का लक्ष्य रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां नंबर, चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं की खोज करने वाला पहला भारतीय मिशन कौन सा था? तो 2008 में चंद्रयान-1 मिशन भेजा गया था, जिसने चंद्रमा पर पानी के अणुओं की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान-1 जिस बिंदु पर उतारा गया उसका क्या नाम था? तो चंद्रयान-1 जो है जिस बिंदु पर उतारा गया उसका नाम क्या था? जवाहर पॉइंट। और चंद्रयान-1 जो है ये PSLV C11 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। अगला है, नेक्स्ट है, अगर हम चंद्रयान-2 की बात करें, चंद्रयान-2 जिस बिंदु पर उतारा गया उसका नाम क्या था? तो चंद्रयान-2 जो है ये तिरंगा पॉइंट बिंदु पर उतारा गया। और चंद्रयान-2 जो है GSLV MK3 M1 रॉकेट से लॉन्च किया गया। वहीं अगर चंद्रयान-3 की बात करें, चंद्रयान-3 जिस बिंदु पर उतारा गया उसका क्या नाम था? तो चंद्रयान-3 जिस बिंदु पर उतरा उसका नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा गया। और चंद्रयान-3 जो है किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? ये LVM M3 रॉकेट से लॉन्च किया गया। अगला देखते हैं, 8वां नंबर क्वेश्चन है, इसरो द्वारा आदित्य L1 मिशन को किस रॉकेट से छोड़ा गया? तो आदित्य L1 मिशन जो है एक सूर्य मिशन था। इसे PSLV C57 रॉकेट से लॉन्च किया गया। अगर जो आदित्य L1 मिशन था और इसके मिशन डायरेक्टर की बात पूछे तो ये निगार साजी हो जाएंगे, इसके मिशन डायरेक्टर।
अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सूर्य मिशन कौन सा है? तो अगर सूर्य मिशन, पहले सूर्य मिशन की बात पूछे तो वो आदित्य L1 मिशन जो था, ये सूर्य मिशन का ही एक भाग था। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसरो का संचार उपग्रह GSAT-20 किस रॉकेट द्वारा प्रक्षेपास्त्र किया गया? तो अगर GSAT-20 की बात पूछे तो ये फाल्कन 9 द्वारा भेजा गया था। फाल्कन 9 एक रॉकेट है किस एजेंसी का? स्पेस एक्स, जिसके मालिक जो एलन मस्क है। आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन परियोजना का संबंध किस स्पेस एजेंसी से है? तो हाइड्रोजन जो परियोजना है इसका संबंध यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 11 नंबर, सार्क सार्क का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था? तो सार्क के पहले शिखर सम्मेलन की बात पूछे तो 1985 में ढाका में आयोजित किया गया था। और इसकी अगर स्थापना की बात पूछे सार्क के, तो ये भी 1985 में ढाका में इसकी स्थापना हुई थी। और अगर सार्क के मुख्यालय की बात पूछे तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन है, अटल सुरंग किस दर्रे में अवस्थित है और यह किन दो स्थानों को जोड़ती है? तो अटल सुरंग की बात पूछे तो ये रोहतांग दर्रे में स्थित है। और रोहतांग दर्रा है कहाँ? रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। और ये किन दो स्थानों को जोड़ती है? तो ये लेह से मनाली की जोड़ती है। और इसकी लंबाई की बात पूछे तो 9.02 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की खोज क्रमशः किसने किया है? अगर उत्तरी ध्रुव की बात पूछे तो रॉबर्ट पियरे ने इसकी खोज की। और वहीं दक्षिणी ध्रुव की बात पूछे तो एमंडसन ने इसकी खोज की थी। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन है, रिंग ऑफ फायर किस महासागर में अवस्थित है? अगर रिंग ऑफ फायर की बात पूछे तो ये प्रशांत महासागर हो जाएगा इसका आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित भारत का तीसरा परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो अगर तीसरे परमाणु संयंत्र की बात पूछे जो पूर्वी तट पे हो तो ये कलपक्कम हो जाएगा। कलपक्कम है कहाँ? तो ये तमिलनाडु में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 16 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा बड़ा नगर कौन सा है और वर्तमान में यह नगर कहाँ अवस्थित है? और सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर की बात करें पूछे तो ये राखीगढ़ी हो जाएगा, जो हरियाणा में स्थित है। वहीं अगर सबसे बड़े फर्स्ट सबसे बड़े नगर की बात पूछे तो ये मोहनजोदाड़ो हो जाएगा। वहीं अगर भारत की बात पूछे तो भारत में सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो वो राखीगढ़ी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग चलने खड़े होने के लिए संतुलन संबंधी कार्यों का नियंत्रण करता है? तो अगर कौन सा है ऐसा मस्तिष्क का भाग जो चलने के लिए, खड़े होने के लिए और संतुलन संबंधी कार्यों को नियंत्रित करता है? तो ये मेडुला अम्बलागाटा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन है, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है और यह यमुना में कहाँ आकर मिलती है? तो अगर यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी की बात पूछे तो ये चंबल नदी हो जाएगी। और ये जो है इटावा के, मतलब माफ़ करेंगे, यहाँ उत्तर प्रदेश के इटावा में आके यमुना नदी से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत की किस मिट्टी में जल धारण करने की बृहत्तम क्षमता होती है जिससे इसमें काफ़ी समय तक नमी बनी रहती है? तो सबसे ज़्यादा जल धारण करने की जो क्षमता होती है वो काली मिट्टी में होती है। और इस मिट्टी में काफ़ी समय तक नमी बनी रहती है। ऐसी मिट्टी में कपास अधिक होता है, इसलिए कपासी मिट्टी बोलते हैं। और ज्वालामुखी के लावा के ठंडे होने के कारण इसे लावा मिट्टी, ज्वालामुखी मिट्टी वगैरह इसे बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में बागानी फसल के अंतर्गत कौन से फसल सम्मिलित है? ऑप्शन है चाय, कॉफ़ी, दाल, रबर। तो इसमें चाय, कॉफ़ी, रबर जो हो जाएगा ये बागानी फसल के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत को कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन, कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है? अगर भारत की बात पूछे तो यह 15 क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है। वहीं अगर बिहार की बात पूछे तो बिहार को 4 क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कब और कहाँ स्थापित किया गया? तो देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय 1960 में पंतनगर में स्थापित किया गया। और पंतनगर है कहाँ? ये उत्तराखंड में है। आगे देखते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन है, फेफड़ा के ऊपर स्थित द्विपर्तीय झिल्ली को क्या कहते हैं? तो फेफड़ा के ऊपर जो द्विपर्तीय झिल्ली होती है इसको प्लूरा झिल्ली बोलते हैं। कौन झिल्ली? प्लूरा झिल्ली। आगे देखते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन है, सुतृष्णा यानी एपेटाइट के लिए आमाशय में जो रस स्रावित होता है उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है? तो आमाशय में जो रस स्रावित होता है उसकी प्रवृत्ति अम्लीय होती है। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर की ओर। तो 25 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय धन के बहिर्गमन की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने की दिशा में प्रयास किसने किया था? तो अगर भारतीय धन के बहिर्गमन सिद्धांत की बात पूछे तो ये दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, धन निकासी का विरोध करने वाले समाचार पत्रों में सर्वाधिक योगदान जो है किस समाचार पत्रिका का था? तो यह अमृत बाजार पत्रिका का था। और इसका संचालन किसने किया था? शिशिर कुमार घोष द्वारा इसका संचालन किया गया। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत का नवीनतम या फिर 58वां टाइगर रिजर्व जो है कौन सा है और इसकी अवस्थिति कहाँ है? तो भारत का नवीनतम या फिर 58वां टाइगर रिजर्व जो है ये माधव टाइगर रिजर्व है।
और इसकी अवस्थिति की बात पूछे तो ये एमपी में है। ठीक है, ये 72 न 73 होगा। अगर टाइगर रिजर्व एक्ट की बात पूछे तो 1973 के तहत पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व बनाया गया था। ठीक है, और उस समय जो इसका संचालन जो है इंदिरा गांधी के नेतृत्व में किया गया। 28 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और इसकी अवस्थिति कौन से राज्य में है? इसके क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। तो अगर भारत में सबसे ऊंची चोटी की बात पूछे तो ये कंचनजंगा हो जाएगी। और कंचनजंगा अवस्थित कहाँ है? तो ये सिक्किम में अवस्थित है। वहीं भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात पूछे तो ये केटू हो जाएगा, जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। और इसकी अवस्थिति कहाँ है? तो ये पाक अधिकृत कश्मीर जो है वहां पे है। 29 नंबर क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किस वायसराय द्वारा किया गया? तो बनारस जो हिंदू विश्वविद्यालय है इसका जो इसकी जो स्थापना है 1916 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम कब और किसके द्वारा लागू किया गया? अगर देसी भाषा समाचार पत्र की बात बोले तो ये 1878 में लिटन के द्वारा लागू किया गया। ठीक है, और इसको समाप्त किसने किया? और इसको समाप्त जो है रिपन द्वारा 1882 में किया गया। ये देसी भाषा समाचार पत्र जो है इसी को वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विलियन में H+ आयन की सांद्रता बढ़ने से विलियन के पीएच मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर विलियन में H+ की आयन की सांद्रता बढ़ती है तो जो इसका विलियन का पीएच मान जो है ये कम हो जाएगा, और जब पीएच मान कम होगा तो विलियन जो है अम्लीय हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आयंगर फार्मूले के नाम से विख्यात अनुच्छेद संविधान के किस भाग में से संबंध रखता है? अगर आयंगर फार्मूले की बात बोले तो ये भाग 17 हो जाएगा। वहीं अनुच्छेद की बात बोले आर्टिकल 343A1 हो जाएगा। और वहीं संबंध पूछे किससे है तो यह भाषा से संबंधित था। आगे देखते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन है, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार को मिलाने से प्राप्त विलियन का मान क्या होगा? तो अगर प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार को मिलाया जाएगा तो जो विलियन हो जाएगा उदासीन हो जाएगा। अगर हम पीएच मान की बात बोले तो पीएच मान को सोरेनसन द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 34 नंबर, भारत की राजभाषा हिंदी होगी और इसके लिए भी देवनागरी होगी, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो अगर भाषा की बात बोले तो हिंदी होगी और लिपि की बात बोले तो देवनागरी होगी। तो इसका उल्लेख जो है संविधान के अनुच्छेद 343(1) में किया गया है। ठीक है, अगर संसद की भाषा की बात बोले तो आर्टिकल 120 हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया? तो अगर हमें स्थानीय स्वशासन की बात पूछे तो ये 1882 में किया गया स्थानीय स्वशासन, और रिपन के काल में किया गया। और स्थानीय स्वशासन के जनक भी रिपन को कहा जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत की पूर्णकालिक पहली महिला वित्त मंत्री कौन सी है? अगर पूर्णकालिक पूछे यानी अपना 5 वर्ष पूरा की है तो वह पहली महिला वित्त मंत्री जो हो जाएगी निर्मला सीतारमण हो जाएगी। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला पेपरलेस बजट कब और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो भारत का पहला पेपरलेस जो बजट है यानी डिजिटल रूप से बजट पेश कब किया गया? 2021 में। और जो वर्तमान वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण के द्वारा यह बजट प्रस्तुत किया गया। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत के ऐसे 4 वित्त मंत्री के नाम बताएं जो पहले तो वित्त मंत्री थे लेकिन बाद में प्रधानमंत्री बने। तो ऐसे 4 जो वित्त मंत्री कौन कौन है? इंदिरा गांधी हो जाएंगे, फिर मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह और फिर मनमोहन सिंह हो जाएंगे, जो पहले तो वित्त मंत्री थे लेकिन बाद में प्रधानमंत्री बने। आगे 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पिछले वर्ष का वित्तीय विवरण आर्थिक सर्वेक्षण बजट कितने दिन पूर्व आता है? तो ये 1 दिन पूर्व जो है आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाता है, और 1964 से इसको 1 दिन पहले प्रस्तुत किया जाने लगा। 1964 से पहले की बात बोले तो आर्थिक सर्वेक्षण और बजट जो है ये दोनों एक ही दिन प्रस्तुत किया जाता था। 40 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, पहला शून्य आधारित बजट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पेश किया गया? अगर शून्य आधारित बजट की बात बोले पहली बार तो ये राजीव गांधी के काल में 1987 में प्रस्तुत किया गया। आगे बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की ओर, भारत में किस वर्ष खुली अर्थव्यवस्था को अपनाया गया और यहीं से भारत में व्यापार को नई दौर की शुरुआत हुई? तो अगर खुली अर्थव्यवस्था की बात पूछे तो 1991 में अपनाया गया। जो कौन सी अर्थव्यवस्था थी? एलपीजी, जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। और इसमें महत्वपूर्ण योगदान की बात बोले तो महत्वपूर्ण योगदान मनमोहन सिंह का था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 42 नंबर क्वेश्चन है, यूएनडीपी द्वारा मानव विकास सूचकांक को कब विकसित किया गया और मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो मानव विकास सूचकांक को जो है 1990 में विकसित किया गया, और मानव विकास सूचकांक में जो है भारत का स्थान 134वां है। अगला 43 नंबर क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना कब और किस अधिनियम के द्वारा की गई? तो अगर नाबार्ड की बात बोले तो नाबार्ड की स्थापना 1988 में किया गया, और अधिनियम पूछे तो 1992 अधिनियम के तहत इसका स्थापना किया गया। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा कर टैक्स से प्राप्त आय किस प्रकार किया है? तो भारत द्वारा जो कर है, जो भारत सरकार द्वारा कर से प्राप्त आय जो है ये राजस्व कर कहलाता है। अगला 45 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण विधि में गैसों CO2 तथा O2 का आदान प्रदान
किन अंगों द्वारा होता है? यानी पेड़ पौधों की बात बोल रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है इनका आदान प्रदान किन अंगों से होता है? तो ये रंध्रों द्वारा, जिसको हम लोग स्टोमाटा भी बोलते हैं, उसके द्वारा इनका आदान प्रदान होता है। आगे देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। हरे पादपों में क्लोरोफिल से बनने के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य है? तो हरे पादप जो होते हैं क्लोरोफिल के बनने के लिए जो इसका मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम अनिवार्य तत्व होता है। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना होता है? तो कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। आगे बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो कथन 1 देखते हैं। भोजन का पाचन मुख गुहा से ही शुरू होता है। तो यह कथन सही है। अगला कथन है सर्वप्रथम भोजन में कार्बोहाइड्रेट अवयव का पाचन होता है। तो ये भी कथन सही है। तो यहाँ पे दोनों कथन सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन है। जीव के अग्रभाग में कौन से स्वाद ग्रहण करने वाला स्वाद कलिका पाए जाते हैं? तो जीव का जो अग्रभाग होता है उसमें मीठे स्वाद का पता चलता है। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर। अमाशय के जठर ग्रंथि से स्रावित होने वाले जठर रस में पाए जाते हैं। तो अमाशय के जठर ग्रंथि जो होते हैं उससे एक पेप्सिन स्रावित होता है और एक रेनिन स्रावित होता है। तो पेप्सिन को देखें तो ये प्रोटीन का पाचन करता है, वहीं अगर रेनिन को देखें तो ये दूध का पाचन करते हैं। आगे बढ़ते हैं 51 नंबर क्वेश्चन है। अमाशय की दीवार और जठर ग्रंथियां हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अप्रभावित रहते हैं, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण हो जाएगा म्यूकस की लेयर होती है। म्यूकस की लेयर के कारण ये अम्ल से अप्रभावित रहते हैं। अगला 52 नंबर क्वेश्चन है। प्रोटीन का पाचन जो है कहाँ से प्रारंभ होता है? तो प्रोटीन का जो पाचन है ये अमाशय से ही प्रारंभ हो जाता है। अगर पूर्ण पाचन की बात बोले तो पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर। मनुष्य के पूरे जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो अगर मनुष्य के पूरे जीवन काल में बोले तो 20 दांत जो है 2 बार विकसित होते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन को देखते हैं। तो कथन है हमारे, पहला कथन है मनुष्य में भोजन का पाचन मुख गुहा से होता है। यह कथन सही है। दूसरा कथन है भोजन का पाचन क्रिया छोटी आंत में पूर्ण होता है। ये भी कथन सही है। तो दोनों कथन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन 55 नंबर देखते हैं। तो 55 नंबर क्वेश्चन है यकृत तथा अग्नाशय की नली आहार नल में किस भाग में खुलती है? तो यकृत और अग्नाशय की जो नली है आहार नल के एक ड्यूडेनम भाग होता है उसमें खोलती है। 56 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जिगर, लीवर या फिर यकृत, जिस जो भी आप बोले तीनों एक ही चीज है, ये हो जाएंगी। और सबसे छोटी ग्रंथि की बात पूछे तो ये पीयूष ग्रंथियां हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग से संपन्न होता है? तो मानव शरीर में पाचन का जो अधिकांश भाग है वो छोटी आंत में संपन्न होता है। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है। तो कथन 1 देते हैं यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है। अगला कथन देखते हैं इसका रस जो है एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित होता है तथा क्षारीय होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट तीसरा कथन देखते हैं इसके रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। ठीक है। तो जो क्वेश्चन है उपयुक्त विशिष्ट गुण किस अंग के होते हैं? तो ये अंग कौन सा हो जाएगा? ये अग्नाशय अंग या फिर पैंक्रियाज हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 59 नंबर क्वेश्चन है कौन हार्मोन पित्ताशय को पित्त निकालने हेतु उत्तेजित करता है? तो ये पित्ताशय से पित्त निकलता है जो इसको हार्मोन, ये कौन सा हार्मोन जो है इसको उत्तेजित करेगा? ये कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन जो है इसको उत्तेजित करता है। 60 नंबर क्वेश्चन है छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन के बाद क्या कहलाता है? तो आप लोग सबको जानते हैं कि अगर भोजन के पूर्ण पाचन की बात बोले तो ये छोटी आंत में होता है, लेकिन वहां से पूर्ण पाचन होने के बाद जो है वो कहलाता क्या है? तो वो काइम कहलाता है। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है रेडियो सक्रिय विखंडन में सबसे पहले कौन सी किरणें उत्सर्जित होती है? तो सबसे पहले किरणें के उत्सर्जन की बात बोले तो अल्फा किरणें उत्सर्जन होती है। 62 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो पहला युग्म है अल्फा किरण। तो अल्फा किरण धन आवेशित होती है, ये सही है। दूसरा है बीटा, बीटा जो है ऋण आवेशित होती है, ये भी सही है। और गामा की बात बोले तो ये आवेशनहीन होते हैं, ये भी सही है। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है रेडियो सक्रियता की खोज सर्वप्रथम हेनरी बैकरेल ने किया। तो ये कथन सही हो जाएगा क्योंकि रेडियो सक्रियता की खोज, रेडियो एक्टिविटी खोज हेनरी बैकरेल द्वारा किया गया। दूसरा कथन है रेडियो सक्रियता शब्द का प्रथम बार प्रयोग मैडम क्यूरी ने किया। तो ये भी कथन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे दोनों कथन सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर बड़े नाभिक का टूटकर छोटे नाभिक में बदलने की अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो बड़े नाभिक को टूटकर छोटे नाभिक में बदलने की जो क्रिया है नाभिकीय विखंडन कहलाती है। 65 नंबर को अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हाइड्रोजन बम की बात बोले तो ये नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। वहीं परमाणु बम की बात बोले तो ये नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल या फिर D2A इस्तेमाल किया जाता है। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है परमाणु बम नियंत्रित नाभिकीय संलयन पर आधारित है।
यह कथन गलत हो जाएगा क्योंकि परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन पे आधारित होता है। दूसरा कथन है हाइड्रोजन बम अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, तो ये भी कथन गलत हो जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 68 नंबर क्वेश्चन है, एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अगर जेट इंजन की बात बोले तो ये रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। 69 नंबर क्वेश्चन है, वृत्तीय गति करते हुए पिंड की चाल और पथ की त्रिज्या दोनों को दुगुना कर देने पर अभिकेंद्र बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अभिकेंद्र बल दुगुना हो जाएगा। अगला 70 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, यह किस कारण संभव है? तो यह अभिकेंद्रीय बल के कारण संभव हो पाता है। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उनमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाता है? तो ये भी अभिकेंद्रीय बल के कारण दूध से क्रीम अलग हो जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर क्वेश्चन है, मीथेन निम्नलिखित में से किन गैसों में होता है? तो ऑप्शन है बायोगैस, एलपीजी, सीएनजी, भाप अंगार गैस। तो अगर मीथेन की बात पूछे तो बायोगैस और सीएनजी में होता है। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन है, जाइलम और फ्लोएम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, जाइलम पानी और खनिज लवण का संवहन करते हैं, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा कथन है, फ्लोएम पत्तियों से पौधों को भोजन के विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं, तो ये भी कथन सही हो जाएगा। तीसरा कथन है, जाइलम फ्लोएम के विपरीत पदार्थों को कोशिकाओं के दोनों दिशाओं में गति करा देता है, ये कथन गलत हो जाएगा क्योंकि ये दिशाहीन होते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु के खुले वातावरण में रखने पर जलने लगता है? तो ऑप्शन है सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। अगर हम सोडियम और पोटेशियम की बात बोले तो ये धातुएं जो होती है खुले वातावरण में रखने पर जलने लगती है। 75 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है? तो बताना है कि कौन से ऐसे चीजें यहाँ पे जो प्रकाश संश्लेषण की आवश्यक है। तो ऑप्शन है क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जल और प्रकाश। तो अगर हम यहाँ देखें क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और प्रकाश, ये प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक है। और ऑक्सीजन की बात बोले तो ऑक्सीजन इसमें उत्पाद पदार्थ होता है, यानी रिजल्टेंट होता है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, क्वेश्चन है, इसरो किस रॉकेट से अपना 100वां मिशन लॉन्च करेगा? ऑप्शन हो जाएगा PSLV C61, GSLV F15, PSLV C62, GSLV F16। तो आप अपना आंसर कमेंट में देंगे। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।